नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहां पर हमने स्टार्ट किया है वो कैब सीरीज। और आज हम सीखेंगे ईडीएम एंड फ्रेज। तो ये ईडीएम यानी जो वोकैब की क्लास है, ये सभी क्लासेस के लिए कोई भी क्लास कर सकता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वोकैब की क्लास और सीखेंगे हम लोग वोकैब। इसमें हम सीखेंगे आज हम लोग क्या, ईडीएम एंड फ्रेजेस। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज के साथ अच्छे से कनेक्ट करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसे हमारा पहला वोकैब यानी कि फ्रेज क्या है, ऑल इन ऑल, यानी कि पूरा मालिक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ऑल इन मतलब पूरा मालिक हो जाए, यानी होल एंड फुल, यानी पूरी तरीके से उसका क्या मालिक बन जाए। इसकी ट्रिक क्या है, इसे हम देखेंगे क्या, ऑल इन ऑल, ऑल मतलब सब कुछ, यानी सब कुछ वही है। इसे आप देखेंगे ये चेयर पर बैठा है, ये क्या है, इन सभी का मालिक है ना। दिख रहे हैं ना, छोटे 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 छोटे। लिलीपुर वाली कहानी सुनिए ना, वो कितना बड़ा होता है, बाकी सब छोटे छोटे होते हैं। वैसे तो मालिक तो नहीं होता, लेकिन अब क्या है, ये बहुत बड़ा इंसान है, यानी सब क्या है, इन सभी का मालिक कह सकते हैं, इनका क्या भगवान है ना। तो क्या ऑल इन मतलब पूरा मालिक, है ना। तो ऑल इन ऑल यानी कि उन सभी का मालिक है, एक तरीके से कह सकते हैं ना। अब दूसरा हमारा फ्रेज है अ बेड ऑफ रोजेस। अब देखते ही इमेज समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हो सकता है। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब कि एकदम कंफर्ट, यानी कि आनंदपूर्ण जीवन, है ना। कितना मस्त जीवन हुआ ये अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि एकदम आरामदायक, यानी आराम की जिंदगी, है ना। कुछ लोग का बढ़िया बंधा पैसा होता है, नेता लोग जैसे कि उनके पास क्या, यानी अ बेड ऑफ रोजेस, उनके पास फूलों की सेज है, यानी कि आराम की जिंदगी है। क्वाइट कंफर्टेबल, यानी कि एकदम आराम से जिंदगी बिताएं, है ना। क्वाइट कंफर्टेबल यानी एकदम आराम से। तो सीधे सीधे देख के ट्रिक से भी जान सकते हो या फिर रोजे से भी जान सकते हो। तो ट्रिक हमारी क्या है, गुलाब का बिस्तर तो आराम वाला ही होगा, जाहिर सी बात है। गुलाब का बिस्तर कैसा होगा, आरामदायक, जैसे हो भाई सब सो रहे हैं बढ़िया से, लेटे हैं, गुलाब की सेज है ना। तो क्या कहेंगे, आरामदायक। अब हमारा तीसरा फ्रेज है, इसमें क्या कह रहा है कि ऑल एंड सन्ड्री, यानी इसका मतलब क्या होता है, सभी लोग, यानी कि हर कोई, यानी ऑल एंड सन्ड्री यानी कि सभी लोग। तो ट्रिक इसकी हमारी क्या है, ऑल, ऑल मतलब क्या होता है सब, और सन्ड्री मतलब होता है अलग अलग, यानी सभी लोग को बुलाया गया, मतलब कि हर एक को अलग, यानी एक बार सभी लोग को बुलाया गया, है ना। या भी कह सकते हैं, एक मैंने खुद बनाई, इसको कह सकते हैं कि सभी सुंदरियों को बुलाया गया, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि सभी लोग, ऑल एंड सन्ड्री, यानी फिर सभी लोगों को, हर कोई को बुलाया गया। देखो जैसे कि मैंने क्या है, हर कोई आया है, बूढ़ा बच्चा नौजवान, यानी कि हर किसी को बुलाया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया, है ना। कोई भी स्कीम होती है जैसे कि सभी को बुलाते हैं। फिर ऑल एंड सन्ड्री यानी सभी लोग। आप जैसे कि देख सकते हो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का जड़, यानी कॉज ऑफ क्वारल, है ना। तो कॉज मतलब क्या होता है, कारण, इसका हिंदी मीनिंग होता है कारण, ठीक है। कॉज ऑफ क्वारल, तो झगड़े का जो कारण है क्या है, एप्पल है, ऐसे याद कर सकते हो। कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े का कारण कौन है, एन एप्पल, यानी कि क्या लगता है ट्रिक है। ट्रिक हमारी क्या बन जाएगी, एप्पल खाने पर झगड़ा हो जाए, यानी कि डिस्कॉर्ड वाला एप्पल, है ना। डिस्कॉर्ड मतलब होता है क्या, एक बोला सकते हैं जड़, झगड़े की जड़, है ना। कॉज ऑफ क्वेरल, तो हमारा जो एप्पल है वही क्या है, झगड़े का मेन कारण है। क्योंकि देखो भाई साहब, सोने का चमकदार एप्पल, एक की देर पहले पड़ी, एक ने हाथ मारा, दूसरे ने हाथ मार दिया साथ में। अब दोनों छीन झपट्टा कर रहे हैं कि भाई किसी के पास तो मिल जाए, दोनों में से कोई अमीर बन जाए। तो इसीलिए क्या, दोनों लड़ रहे हैं, यही क्या इन दोनों का झगड़े का कारण है ना। किसी को मिल जाएगा भाई सब तो अमीर हो जाएगा, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, दोनों लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों में किसी को तो मिल जाए, कोई तो अमीर हो जाए, उसी चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं। अब तीसरा यानी कि फिफ्थ तुम्हारा फ्रेज क्या है, एबो बोर्ड। एबो बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट या फ्रैंक, मतलब ईमानदारी से। अब बताओ, बोर्ड पे जो लिखा होगा वो एकदम क्लियर लिखा होगा, दिखाई देगा, तो अध्यापक कैसे होकर पढ़ाएंगे, बोर्ड पे लिखा होगा ऑनेस्ट होकर फ्रैंक एकदम से। तो हमारे मास्टर साहब कैसे पढ़ा रहे हैं, आराम से दिखा के बढ़िया से, ऑनेस्ट होकर फ्रैंक हो, कैसे बता रहे हैं कि देखो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड की मीनिंग लिख कर लिख दिए, है ना। तो मतलब कि एबो बोर्ड यानी क्लियर होता है, या फिर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक यानी एकदम अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाना, कोई चीज काम करना। तो ट्रिक क्या है, बोर्ड पर सब साफ साफ लिखा है, मतलब सब साफ और सच्चा, यानी कि ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, है ना।
अब हम आते हैं 7th नंबर पर यानी 6 नंबर पर। अब लिखा है कि अगेंस्ट रेनी डे, इसका मतलब होता है बुरे वक्त के लिए, फॉर हार्ड डेज। अब हम देखेंगे इमेज पर, इसमें जैसे बच्चा क्या कर रहा है कि पैसे कलेक्ट कर रहा है, इसके लिए फॉर अ रेनी डे, यानी कि बरसात के दिनों के लिए, ताकि क्या करे, पैसे इकट्ठा कर लेगा। मान लो बारिश का दिन आ गया, जैसे बारिश का दिन चल ही रहा है, तो उसमें क्या होता है, बारिश में क्या काम करते हो, छाता नहीं होता हमारे पास, तो उसके लिए क्या काम करता है, छाते खरीदने के लिए क्या कर, पैसा इकट्ठा करना, यानी कि कठिन दिनों के लिए पैसे इकट्ठे करना है ना। कठिन दिनों के लिए पहले थॉट वर्क करना है, फिर कह सकते हैं कि बुरे वक्त के लिए, अगेंस्ट और रेनी डे, है ना। फिर क्या होगी, बारिश के दिन छाता चाहिए, तो वैसे ही पैसे चाहिए बुरे वक्त के लिए, मतलब कि अगेंस्ट रेनी, मतलब कि बुरे वक्त के लिए कोई काम करना है, फिर उसके लिए मतलब कि पहले से तैयार करना है ना, अगेंस्ट रेनी डे। अब आगे देखो क्या कर रहा है, एन एक्सट्रीम, यानी कि छिपा स्वार्थ। कुछ लोग होते हैं स्वार्थी लोग, है ना, वो केवल अपना मतलब निकालते हैं। तो वैसे ही इसका सेम मतलब यही है कि ये देखो बूढ़े आदमी क्या काम कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं इसको, ताकि किसी को पीछे से घोप दे, है ना। सिर्फ स्वार्थ निकालने, मान लो जैसे कि दो लोग गए चोरी करने, दोनों ने चोरी किया, और चोरी करने के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ, उसके लिए इसने पहले से कुल्हाड़ी पहले से बढ़िया सारा कर लिया, मतलब धार लगाए थे, ग्राइंड कर लिया था, तो इसे छिपाया हुआ था, उसके बाद क्या काम किया, पलटा दिया उसको, पैसा पूरा अंदर। तो एनेक्स टू ग्रीन मतलब छिपा स्वार्थ, जो पहले से स्वार्थी इंसान, उसके लिए क्या आता है, एनेक्स टू ग्रीन, है ना। इसके अंदर छिपा स्वार्थ है, पर्सनल एंड टू सर्व, है ना। तो ट्रिक क्या है, जिसके पास कुल्हाड़ी है उसका अपना मतलब होता है, यानी कुल्हाड़ी किसका, अपने लिए यूज करेगा भाई, दूसरे को थोड़ी ना देगा, है ना। तो ट्रिक हमारा सिंपल से याद कर सकते हैं। अब चलो इसको सही बना लेते हैं पहले। अब क्या लिखा है, एट द 11th आवर, आखिरी समय, मतलब लास्ट मोमेंट पर, है ना। लास्ट मोमेंट जैसे कि मानो चलो 12 बजते हैं ना, तो 12 से पहले क्या बजते, 11, तो 11 जो बजते हैं वो हमारा क्या होता है, आखिरी घंटा होता है ना घड़ी का। उसके बाद फिर एक 11 के बाद 12 बजते हैं, और 12 के बाद फिर एक, सिंपल सी बात है, यानी कि एट द 11th, यानी कि लास्ट मोमेंट पर, देखा है तो गलत बना है, 12 हो जाएगा। एट द 11th आवर यानी लास्ट मोमेंट पर कोई काम होना, जैसे कि मान लो ये क्या है, अभी 11:59 है, और इसकी ट्रेन थी 11:58 पे, यानी कि एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचा है, एट द 11th आवर, है ना, एट द लास्ट मोमेंट। जैसे कि 11 बजे आया, जबकि ट्रेन कितने बजे की थी, 11:05 की, लेकिन सही टाइम पे आया वैसे तो, 5 मिनट पहले आया है। तो एट द 11th, यानी कि लास्ट मोमेंट पर एकदम की, जैसे 5 मिनट पहले आया है एकदम, अगर 5 मिनट पहले ना आता तो ट्रेन छूट जाती, हो सकता, तो इसीलिए दौड़ के भाग जा रहा है, जल्दी से ट्रेन पकड़ ले, ये छूट ना जाए। अब आगे क्या है हमारा, 9th, एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि सबसे प्यारा, वेरी डियर। तो ट्रिक क्या है, आंख का सेब यानी सबसे प्यारा, है ना। आंख का सेब हमारा क्या होता है, सबसे प्यारा ही होता है। जैसे कि बूढ़े अंकल के लिए उनका जो है पोता कितना डियर होगा, उनका सबसे प्यारा होगा, आंख का तारा होगा, है ना। क्यों, बूढ़े दादा दादी होते हैं, उनके पोते होते हैं, उनको खिलाते रहते हैं, यानी कि क्या होता है, सबसे प्यारे होते हैं उनको, है ना। जैसे तुम हो अपने माता पिता के, वैसे ही जो हमारे ये दादाजी जो अंकल हैं, जो आगे ये कौन है, आंख का तारा इनका सबसे प्यारा है ना। तो कैसे याद करेंगे, आंख का सेब मतलब सबसे प्यारा, यानी कि कह सकते हैं आंख का तारा सबसे प्यारा कौन है, का पोता, है ना। अब लिखा है 10वां नंबर, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब होता है गड़बड़ होना एकदम, मतलब डिसऑर्डर में होना, कह सकते हैं एक प्रकार से कुछ भी ऑर्डर में ना होना। मान लो तुम लोग रूम में जाते हो, बैग वगैरह इधर उधर फेंक फाक के सो जाते हो आराम से, क्या मतलब है, क्या सही से रखना है, तो मम्मी आते फिर डांट फटकार लगाती है, फिर सही से रखते हो, नहीं भी रखते कभी कभार। तो एट सिक्स मतलब सेवन मतलब गड़बड़, इन डिसऑर्डर। जैसे कभी देखोगे 6, 5, 4, 3 जितने नंबर होते हैं सब डिसऑर्डर में इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, है ना। कैसे 6 कहीं अदर है, 0 कहीं अगर अलग है, कहीं 7 अलग है, मतलब हर एक नंबर जो होता है अलग अलग तरीके से पड़ा हुआ है इधर उधर, मतलब एट सिक्स एंड सेवन मतलब इन डिसऑर्डर, मतलब कि डिसऑर्डर में है ना। फिर क्या होगा, 6 और 7 लड़ रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा भी कर सकते हो, 6 और 7 लड़ रहे हैं, उल्टा पुल्टा हो गया, 6, 7 देखो कहाँ इधर उधर पड़े हुए।
अब आते हैं हम लोग 12th नंबर पर, यानी कि 11 नंबर पर। अब इसने कहा एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी में, एनमिटी। अब बताओ जहां पे छुरा निकलेगा तो क्या होगा, दुश्मनी तो होगी ना। तो डैगर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छुरा। तो कहते हैं चाकू भी तुम लोग बोलते हैं छुरा ना, छुरा निकाल दिए, लड़ाई हुई गई, है ना। तो एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है छुरा निकाल लेना है, फिर चाकू निकाल लेना। तो उसमें मतलब क्या होता है, चाकू तब निकलेगा दुश्मनी होगी, सब्जी काटने के लिए निकालेंगे नहीं ओपन में, है ना। तो क्या करते हैं, डैगर ड्रॉन मतलब दुश्मनी में, एनमिटी। तो एट डैगर जब छुरा निकलेगा तो क्या होगा, दुश्मनी होगी। ऐसे कि ये देखो इन दोनों लड़ रहे हैं, एक चाकू ये लिया, एक चाकू ये लिया, कब मार दें इसको, दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू है, यानी कि ओपन एनमिटी, यानी खुली दुश्मनी है इन दोनों के अंदर। तो अब दोनों के हाथ में चाकू है तो क्या है, दुश्मनी तो है ना। क्या है, दोनों के हाथ में चाकू, यानी कि दुश्मन है, यानी कि ओपन एनमिटी या फिर एनमिटी कर सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पर। अब ये क्या कह रहा है कि एट होम यानी इन। अब एट होम यानी कोई घर पे रहकर बढ़िया अच्छे से पढ़ता था, उसमें तैयारी करता था, अच्छे से पढ़ रहा था, तो उसमें क्या होगा, निपुण हो गया एट होम। एट होम जैसे कि पढ़ के बढ़िया से निपुण हो गया, स्किल्ड हो गए, है ना। किसी चीज में निपुण होना तो उसका बोलते हैं एट होम। स्किल्ड या फिर वेल वर्स इन, या फिर किसी एक पार्ट में आपको अच्छी नॉलेज जानकारी प्राप्त हो जाना, उसको कहते हैं एट होम। इज एट होम इन इंग्लिश, ही इज एट होम इन मैथ। तो किसी भी पार्ट में आप स्किल्ड हो जाते हैं, इज एट होम। अलग अलग तरीके से। ऐसे का ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या, हमारी जिस चीज में घर जैसा आराम उसमें माहिर, है ना। मतलब ये उसमें घर जैसा आराम हो एकदम से, मान लो तुमको मैथ लगाना काफी उसमें मजा आता है, यानी उसमें आराम मिलता है एकदम बढ़िया, है ना। तो कहते हैं घर जैसा आराम, उसमें क्या होता है, माहिर हो तुम, तो कह सकते हैं। क्या है, मच्छर परेशान कर रहा है कब से। अब देखो समझ में आ गया होगा, इसमें घर जैसा आराम, इसमें कहते हैं माहिर, स्किल्ड, और क्या कहेंगे इसको, स्किल्ड ही बोलेंगे। अब है एट लार्ज, यानी कि एट लार्ज होता है आजाद, फरार, फ्री, मतलब एकदम फ्री होकर घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ट्रिक मतलब क्या होगा, बड़ा होकर भाग गया, पुलिस नहीं पकड़ पाई। मतलब इसमें क्या था, इसमें एक ताकत थी, यानी कि देख तो ना, कौन सी मूवी है, मूवी का इसे देख लो, हनुमान जी की से देख लो, वो क्या करते, आकार अपना बड़ा कर लेते हैं और कहीं छोटा कर लेते हैं, है ना। इसके अंदर भी वही सेम पावर है, क्या काम करता है, ये आकार बड़ा छोटा कर लेता है अपना। तो पुलिस के पास गया, इसने अपना आकार बड़ा कर लिया, यानी कि बड़ा होकर भाग गया, पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके अंदर ऐसी पावर थी ऐसी, तो ये बड़ा होकर वहां से भाग गया, पुलिस नहीं पकड़। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट लार्ज मतलब आजाद, तो आजाद हो गया, फरार हो गया, ये जेल के ऐसे बाहर हो गया। अब देख के पहचानिए होगा इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है, एट वंस विट्स इन। तो पहले जान लो विट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुद्धि, दिमाग, विवेक, बहुत चीज होती है। एट वंस विट्स एंड, यानी कि जब किसी की बुद्धि खत्म हो जाए, क्या होगा, दिमाग एकदम उलझन में हो जाएगा, टोटली कंफ्यूज, है ना। एट वंस विट्स, वंस मतलब होता है किसी का, ठीक है, फिर कोई, है ना। तो कोई की बुद्धि क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाए, बहुत उलझन में होगा, तो टोटली कंफ्यूज, पूरी तरीके से कंफ्यूज रहेगा। तो टोटली कंफ्यूज यानी दिमाग की सीमा खत्म, अब समझ नहीं आ रहा। बोलते हो ना जब सवाल समझ में आते, दिमाग की सीमा, हमारे सवाल बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें, तो क्या कहते हो, तब उस टाइम क्या हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाती है। एट वंस रीड्स इन, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, तुम किसमें होते हो, उलझन में चले जाते हो, है ना। तो एट वंस रीड्स इन, अब देखो ना इसमें आता है क्या हुआ, सवाल लगा रहा था, लगाते लगा दिमाग खराब हो गया, इतना काम पड़ गया, पर जाओ जाओ जाओ, सब फिर बात कर दिया, छोड़ो हटाओ, कौन पढ़े, है ना। तो बुद्धि खत्म हो गई इसकी, इसलिए इसने चीज जार के सब फेंक दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, आजा। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस फाइट पोर्ट, आई थिंक देयर इज मॉस्किटो। हाँ हट गया, एक मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। अब देखे थे 15 का, एट आर्म्स लेंथ, यानी कि एक हाथ की दूरी पर। बोलते हैं ना प्रेयर वगैरह होती है कि
एक हाथ की दूरी बना लो इसे करके, है ना, होता है ना सुबह प्रेयर के टाइम। तो क्या करते हैं ये लड़के वगैरह एक हाथ की दूरी बना के खड़े, कोई लाइन वगैरह में खड़े थे इन लोग, एक हाथ की दूरी बना के, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि एक हाथ की दूरी मतलब कि बहुत ही पास। एक हाथ की दूरी कितनी दूरी होती है, एकदम पास ही होती है ना। तो एट आर्म्स लेंथ, आर्म पता ही है, आर्म मतलब क्या होती है, बाह होती है, ये हमारी बाह है ना। एट आर्म्स यानी कि थोड़ी दूरी पर, यानी कि बहुत ही पास में, वेरी नियर। तो ट्रिक क्या होगी, एक हाथ की दूरी पर यानी कि बहुत नजदीक, है ना। एक हाथ की दूरी पर यानी कि बहुत नजदीक, या नजदीक लेकिन दूर, एक हाथ की दूरी पर, है ना, एट आर्म्स लेंथ। अब दूसरा हमारा क्या है, एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। मान लो कहीं लड़ाई हो रही है, वहां पहुंच जाता है, एक भड़का देगा, कहेगा भाई साहब ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा, दूसरे के पास जाएगा उसको भड़का देगा। तो क्या काम करेगा वो, एड फ्यूल टू फायर, मतलब लड़ाई हो रही होगी उसमें और भड़का देगा। तो वो क्या काम कर रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है ना। एड फ्यूल टू फायर का हिंदी मीनिंग होता है आग में घी डालना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि काम क्या होता है उसका, एक बुरी जो सिचुएशन होती है, बुरी स्थिति जो होती है उसको एकदम बेकार कर देना, है ना। तो बैड मतलब होता है बेकार, वर्स मतलब होता है बिल्कुल बेकार, ठीक है। तो सिचुएशन जो होता है उसमें एकदम और एकदम बेकार कर देगा। ऐसे देखो ये क्या काम कर रहा है, फ्यूल ऐड कर रहा है उसमें, मतलब काम क्या कर रहा है, इन दोनों का लड़ाई बढ़ा रहा है। इधर ये चिल्लाया जा रहा है, इधर ये चिल्लाया जा रही है, कह रहा है तुम सही हो तुम नहीं सही हो। तो ये काम कर रहा है, लड़ाई बढ़ा रहा है बीच में, है ना। फ्यूल में फायर ऐड कर रहा है, यानी फायर में फ्यूल ऐड कर रहा है ना। अगला है एट अ स्टोन थ्रो, यानी कि बहुत ही नियर, इसका मतलब ये हो जाता है एकदम पास में। एट अ स्टोन थ्रो यानी कि ऐसे मार दो वहां पर पत्थर पहुंच जाए। वेरी है, जैसे वहां से पत्थर फेंक रहे हैं, यानी कि कहाँ फेंक रहे हैं, एकदम पास है, मैं इसे फेंक दी वहां पे। एट अ स्टोन थ्रो यानी कि वजह से इतना इतना पास में है कि पत्थर फेंको वहां पहुंच जाए। मतलब कोई तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा घर कितनी दूरी पे है मंदिर से, तो वो कह देगा कि मतलब कोई लोकेशन बता रहा है, कहेगा एट अ स्टोन थ्रो, मतलब कि बहुत ही पास में, है ना। तो किसी को लोकेशन जैसे बताते हैं तो एट अ स्टोन थ्रो, या फिर कह सकते हैं एट आर्म्स लेंथ। तो ऐसे ही दूरी बताने के लिए इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब क्या लिखा है एट हैंड, यानी कि पास में, इसका मतलब ही पास में, ऐसे एट हैंड, अब ये है एट हैंड यानी कि पास में ही है ना। वैसे ये रखा हुआ है एट हैंड, यानी कि हाथ से एकदम कितनी दूरी पर, बिल्कुल पास में, करीब, इसका मतलब होता है पास में, ठीक है, अतः उसी के पास में होता है, सीधा सिंपल कह सकते हैं, नियर, हिंदी में इंग्लिश होता है। तो अब आते हैं एट रैंडम, मतलब कि बिना सोच के, विदाउट एनी एम, मतलब कि बिना किसी सोच के, बिना किसी सोचे समझे, बस क्या काम करना है, तीर निशाने पर लगा देना है। तो तुम लोगों ने शायद ये कहानी सुनी होगी कि जो हमारे राम भगवान थे, उनके पिताजी दशरथ जो थे, उन्होंने एक जब मतलब सीखने आते थे वो शिकार करने, एक बार क्या हुआ था कि सत्यवेदी बाण चला दिया। सत्यवेदी बाण जो होता था, यानी कि अनजात किसी मार दो तो जो मर जाता था उसमें। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या काम किया था, बाण चलाया, बाण किसको लग जाता था, लग गया था श्रवण कुमार को। मतलब उन्होंने क्या, शब्दवेदी बाण चलाते, यानी कि किसी को भी मतलब रैंडम लग जाएगा, अगर वहां पर होगा तो लग जाएगा उसको। उसी तरीके से अगर रैंडम बाण चलाया जा रहा है, मतलब किसी को भी लग सकता है, मतलब विदाउट एनी, मतलब उन्होंने कोई भी एम नहीं लिया था, बिना एम के, यानी बिना निशाना लिए बस मार दिए। तो ये भी क्या काम कर रही है, बिना निशाने लिए मारे दे लग जाए, मतलब रैंडम मतलब बिना सोचे समझे जो भी हो जाए, मतलब बिना निशाने लिए मार दो बस, चाहे जिसको लगे चाहे ना लगे। अब अगला है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, यानी कि समझ से बाहर, वेरी डिफरेंट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आया, अगर कोई कुछ ऐसा बोले जो समझ ना आए, लगे जैसे ग्रीक बोल रहा है, मुझे भी नहीं पता ग्रीक कौन भाषा कैसे बोली जाती है, तो ग्रीक बोल रहा हो, यानी कि जो हमारे समझ से बाहर हो, जैसे कि ये लैंग्वेज है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। अब आए कुछ समझ में आ रहा है ये, है क्या, इसको पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है इसका। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन मतलब कि समझ से बाहर, है ना, समझ से बाहर, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में एकदम बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये रहा हमारा 20वां नंबर, और ये रही हमारी लास्ट फ्रेज, और ये रहा हमारे खत्म कहानी। और यहां तक बनने के लिए धन्यवाद।